हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल लीडर्स के बारे में। ऐसे इम्पॉर्टेंट नेशनल लीडर्स जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश को आज़ाद कराने में। और स्टूडेंट्स इनमें से जो हर बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी स्टूडेंट्स, बेसिकली दादा भाई नारोजी एक पारसी फैमिली से आते थे। ठीक है, तो पारसी भी एक कम्युनिटी है, आपको मैं बता दूं, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट हैं, वैसे ही हमारी कंट्री में पारसी कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। बहुत थोड़े, सबसे ज़्यादा मिनॉरिटी में आई थिंक पारसी होंगे। तो दादा भाई नारोजी भी पारसी कम्युनिटी से आते थे, एक बहुत अच्छी बिजनेस क्लास फैमिली से थे। ठीक है, एक एलिट फैमिली से थे बहुत ज़्यादा। और दादा भाई नारोजी फर्स्ट टाइम इन इंडिया टू डिमांड स्वराज इन द कलकत्ता सेशन ऑफ INC 1906। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बार स्वराज शब्द कहाँ पर यूज़ किया गया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फर्स्ट टाइम कि स्वराज वर्ड किस सेशन में यूज़ किया गया, कहाँ पर यूज़ किया गया। तो पहली बार कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता का जो कांग्रेस पार्टी का INC का जो कलकत्ता सेशन था 1906 का, उसमें पहली बार स्वराज शब्द का यूज़ दादा भाई नारोजी ने किया। ठीक है, स्वराज मीन्स स्वयं का राज, स्वराज मीन्स हमारी कंट्री है तो हम सेल्फ रूल हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम दादा भाई नारोजी ने इस टर्म का यूज़ किया था। इनको इंडियन ग्लैडसन और ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ पड़ा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किस पर्सन को जाना जाता है। आंसर इज दादा भाई नारोजी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उस समय सबसे ज़्यादा उम्र के पर्सन यही थे, सबसे ज़्यादा एज्ड पर्सन दादा भाई नारोजी थे। ठीक है, और इनको इंडियन ग्लैडसन और ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन लिबरल पार्टी टिकट। पहले ऐसे इंडियन जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इलेक्ट हो रहे हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में। स्टूडेंट्स, जैसे आज हमारे देश की पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये दो हाउसेज हैं, ऐसे ही इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स की जो लिबरल पार्टी थी, ठीक है, उसकी टिकट पर पहली बार कोई इंडियन जो इलेक्ट हुआ वो था दादा भाई नारोजी। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो बहुत बार एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कि इन्होंने जो बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में, ये बुक इन्होंने लिखी थी 1901 में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि दादा भाई नारोजी ने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ को एक्सप्लेन किया है, जिसमें कि दादा भाई नारोजी ने ये बताया है कि कैसे अंग्रेज हमारे देश से लूट के हमारे गुड्स को ले जाते थे। ठीक है, रॉ मटेरियल को ले जाते थे और हमारी कंट्री में अपने गुड्स को सेल करते थे। ठीक है, और बहुत बड़े लेवल पे अंग्रेजों ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को रुइन कर दिया था। तो ये सारा कुछ डिटेल में इन्होंने अपनी बुक में लिखा है। ठीक है जी, बुक का नेम याद रख लीजिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब भारत में जो गरीबी और अंग्रेजों के द्वारा जो अन ब्रिटिश रूल, जो आप कह सकते हो कुशासन चलाया जा रहा था। ठीक है, तो अंग्रेज जो लूट मचा के थे अंग्रेजों ने, ठीक है, उसके ऊपर बुक लिखी किसने? दादा भाई नारोजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज एनी बेसेंट। स्टूडेंट्स, एनी बेसेंट 1847 में पैदा हुई, 1933 पास अवे कर गई। ठीक है जी, एनी बेसेंट एक आयरिश वुमेन थी, एक आयरलैंड से आई हुई एक आयरिश लेडी थी। बेसिकली स्टूडेंट्स, एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत क्या करने आई? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। एनी बेसेंट जो थी वो भारत इसलिए आती है क्योंकि आयरलैंड खुद एक गुलाम देश था। आयरलैंड को भी इंग्लैंड ने भारत की तरह गुलाम देश बना रखा था।
और एनी बेसेंट भारत ये सोच के आती है कि एक बहुत बड़ा देश है इंडिया, अगर मैं जाकर उनकी हेल्प करूंगी तो कल को वो हमारी भी हेल्प करेंगे देश को आज़ाद कराने में। ठीक है जी। सो शी फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया एंड स्टार्टेड होम रूल लीग। स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है न्यूयॉर्क में फाउंड की गई थी, किसके द्वारा? मैडम बालावस्की एंड कर्नल एच.एस. ऑलकट। लेकिन इंडिया में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट होता है, ठीक है, वुडेयार में, साउथ इंडिया में, और इंडिया में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत करती है वो थी एनी बेसेंट। तो इस थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, इसके बारे में मैंने आपको जब हमने रिफॉर्म्स किए थे उसमें भी बता रखा है। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बेसिकली वेदों के बारे में बात करती है, योगा आसन्स के बारे में बात करती है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी में हिंदुइज्म को डेप्थ में जानने की, एंशिएंट टाइम की, वेदों पुराणों की और उपनिषद की बातें की गई हैं। ठीक है, उस टाइप की सोसाइटी को थियोसॉफिकल सोसाइटी कहा जाता है। शी ऑल्सो स्टार्टेड होम रूल लीग इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया स्टूडेंट्स, होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया था? होम रूल लीग, जो होम रूल लीग है वो भारत में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। होम रूल लीग मीन्स, होम रूल मीन्स सेल्फ रिलायंस, मीन्स कि जिनका ये देश है उन लोगों के द्वारा इस देश में रूल किया जाना चाहिए। ठीक है, हम अपने ही देश में गुलाम बनकर रह रहे थे। ठीक है, एनी बेसेंट को पता है कि आयरलैंड के लोग भी अपने देश में गुलामों की तरह जी रहे थे। ठीक है, तो होम रूल लीग, होम रूल मूवमेंट जो है वो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। और इनको सपोर्ट कौन करते हैं? इनको सपोर्ट करते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो नेक्स्ट है शी एस्टैब्लिश सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड कॉलेज इन बनारस। तो आज की डेट में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसको बनवाने में भी इन्होंने सहायता की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाई थी। ठीक है, और उसको बनवाने में योगदान एनी बेसेंट जी का भी था। ठीक है, सो शी एस्टैब्लिश सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड कॉलेज, बनारस में स्कूल और कॉलेज ओपन करवाते हैं, बाद में वही कॉलेज यूनिवर्सिटी की फॉर्म में बनता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से आज जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आईएनसी की प्रेसिडेंट भी बनती है 1917 में। 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट लेडी जो कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट बनी वो कौन थी? एनी बेसेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार करवाया स्टूडेंट्स। ठीक है, जब हम कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हमने पॉइंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट शी ट्रांसलेटेड गीता इनटू इंग्लिश। ठीक है, और जो भागवत गीता है उसको इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा इन्होंने 2 न्यूज़पेपर शुरू किए थे, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ नाम से और न्यू इंडिया नाम से भारत में 2 न्यूज़पेपर भी शुरू कर दिए। ठीक है, तो एनी बेसेंट के बारे में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए स्टूडेंट्स। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बनता है। ठीक है, दादा भाई नारोजी का डेफिनेटली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ पड़ा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये ऐसे पॉइंट्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है जी, चलो आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट्स। आगे है बाल गंगाधर तिलक। स्टूडेंट्स, बाल गंगाधर तिलक एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, ठीक है, जो ना ही आप ये कह सकते हो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे इंडिया में फेमस थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था। लोकमान्य मतलब लोगों का जो बंदा जो लोगों के बारे में सोचे, जो इंसान। ठीक है, लोकमान्य। लोकमान्य का टाइटल इनको क्यों दिया गया? बेसिकली स्टूडेंट्स, लोकमान्य इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि महाराष्ट्र में इन्होंने एक बार बहुत बड़े लेवल पे नॉन टैक्स कैंपेन चलाया था। ठीक है, कि कोई भी टैक्स नहीं पे करेगा, अच्छी फसल नहीं हुई तो अच्छा अनाज नहीं होगा, तो अंग्रेजों को अब कोई हम टैक्स नहीं पे कर सकते हैं, उस चीज़ को लेके इन्होंने कैंपेन चलाया था। तो लोकमान्य एस्टैब्लिश न्यू इंग्लिश स्कूल एट पुणे एंड दे स्टार्टेड द मराठा एंड केसरी न्यूज़पेपर। तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में खोला था, स्टार्ट किया था। ठीक है, जहाँ पर बच्चों को एजुकेट किया जा सके, जो लोग नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ाया जा सके। ठीक है, और इन्होंने द मराठा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और केसरी एक मराठी न्यूज़पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। द मराठा कौन सा न्यूज़पेपर है? इंग्लिश अखबार है, जैसे द हिंदू अखबार आता है वैसे द मराठा। केसरी अखबार कौन सा है? केसरी जो है ये एक मराठी न्यूज़पेपर है।
तो इस तरीके से दो इन्होंने न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर भी शुरू किए थे स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। ये सेलिब्रेट गणपति पूजा एंड शिवाजी फेस्टिवल, तो जो गणपति महोत्सव जो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, गणपति महोत्सव का जो फेस्टिवल है वो गणपति फेस्टिवल इन्होंने ही शुरू किया था। शिवाजी फेस्टिवल भी महाराष्ट्र में सेलिब्रेट करते हैं, वो भी तिलक ने ही शुरू किया था, ठीक है। तो ये दो नए फेस्टिवल जो है इन्होंने अपने टाइम पे स्टार्ट किए थे, जो अभी तक चलते आ रहे हैं, ठीक है। ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल, ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। लाल बाल पाल किसे कहा गया? लाल बाल पाल जो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को कहा गया। स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फाउंडेड होम रूल लीग इन 1916, तो ये अपने लेवल पे होम रूल लीग जो है ये महाराष्ट्र में शुरू कर रहे थे। इन्हीं बेसेंट ने होम रूल लीग जो है पूरे इंडिया में चलाया था, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिमांडेड स्वराज, इनका भी डिमांड था स्वराज, स्वराज मीन्स स्वयं का राज, और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको मैं लेकर रहूंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी थी, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर स्टूडेंट्स मैं आपको साथ के साथ भी करवा रहा हूँ। बुक्स एंड ऑथर में से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ सकते हैं न्यूज़पेपर कौन सा था, कौन सी बुक्स लिखी थी, एनी बेसेंट ने कौन से न्यूज़पेपर शुरू किए, जो अभी हमने डिस्कस किया पॉइंट, ठीक है। तो एक बुक है आर्टिक होम ऑफ वेदास, ठीक है, आर्टिक होम ऑफ वेदास और गीता रहस्य, ये दो किताबें जो है वो तिलक ने लिखी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी, टाइम पीरियड इनका 1833 से लेकर 1894 के बीच में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने स्टूडेंट्स वंदे मातरम जो है वो कंपोज किया था, आप सबको पता है वंदे मातरम सॉन्ग के बारे में, ठीक है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने नॉवल लिखी थी दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी स्टूडेंट्स नॉवल का नेम है, ठीक है। 1864 में इन्होंने नॉवल लिखी थी, बहुत फेमस हुई थी। जर्नल इन्होंने लिखा है, ठीक है, बंगादेशम, बंगादर्शन जो है मतलब बांग्लादेश के ऊपर, ठीक है, बंगा मीन्स बांग्ला, ठीक है, बंगा दर्शन जो है कि जो बंगाल की हालत उसके बारे में इन्होंने एक जर्नल छापा, न्यूज़पेपर में इनका लेख छपता था, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक बार आप देखो, सारे नोट कर लो, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर। स्टूडेंट्स, रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े पोएट, बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े ऑथर, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, ठीक है, काफ़ी कुछ थे। सो रविंद्रनाथ टैगोर वाज पोएट, फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट एंड बहुत बड़े पैट्रियट, बहुत बड़े देशभक्त। उनके जो एल्डर ब्रदर थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके जो बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, वो इंडिया के पहले आईसीएस ऑफिसर थे, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर, फर्स्ट आईसीएस जिस इंडियन ने क्रैक किया था। इनसे पहले सब अंग्रेज ही इंडिया में सिविल सर्विस में आते थे, ठीक है, सिर्फ वो ही एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे। तो फर्स्ट आईसीएस जो थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रेलवे में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हुआ था फर्स्ट आईसीएस। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के एल्डर ब्रदर थे, वो पहले आईसीएस ऑफिसर भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड शांति निकेतन इन 1901। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन बनाया था, ठीक है जी, आश्रम कह सकते हो, अपना ग्रुप कह सकते हो, उन्होंने बनाया था। रोट गीतांजलि विच फैच हिम नोबेल प्राइज इन 1913। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इनका जो लिटरेरी वर्क था गीतांजलि इन्होंने लिखी थी, ठीक है जी, जिसके लिए जिस लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, ठीक है। फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। इनॉग्रेटेड
रक्षाबंधन फेस्टिवल टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लोगों को कहा था कि जब 16 अक्टूबर 1905 को जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है तो कहते हैं कि सबको जो है एक दूसरे को राखी बांध के जो स्टेट डिवाइड हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, उस स्टेट के लोग आपस में एक दूसरे को राखी बांध के रक्षाबंधन मनाए, ये शो करें, एक दूसरे को राखी बांध के ये शो करें कि हमें भाईचारा है, ब्रदरहुड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनको अंग्रेज़ों ने नाइटहुड का टाइटल दिया था। ठीक है, एक सम्मान, एक टाइटल था, नाइटहुड का टाइटल इनको मिलता है अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन जब जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, उस इंसिडेंट के बाद रविंद्रनाथ टैगोर उस नाइटहुड टाइटल को, उस सम्मान को लौटा देते हैं, वापस कर देते हैं। ठीक है, अवार्ड वापसी कर देते हैं, कहते हैं जी मुझे अंग्रेज़ों का कोई अवार्ड नहीं चाहिए, बिकॉज ये हमारे देश में रह के हम ही लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, खैर एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये पूछ सकते हैं कि नाइटहुड का टाइटल किससे मिला था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो जैसे मान लो आज की डेट में हमारी जो देश की सरकार है वो भारत रत्न देती है, उस टाइम पे अंग्रेज सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, आपको पता ही है। ठीक है जी, कब से कब 1865 में इनका जन्म हुआ था और 1928 में इनकी डेथ हो जाती है। इनको शेर पंजाब भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस फ्रीडम फाइटर को शेर पंजाब कहा जाता था। 4 ऑप्शन दे देंगे, भगत सिंह या फिर करतार सिंह सराभा, ठीक है, या लाला लाजपत राय। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने 3-4 ऑप्शन होंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो लाला लाजपत राय थे इनको शेर पंजाब कहा जाता था। ठीक है, दे इंस्पायर फ्रॉम महात्मा हंसराज जी टू बीइंग एन आर्य समाजिस्ट। तो ये आर्य समाजिस्ट थे। ठीक है, आर्य समाज से जुड़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टूडेंट्स बता रखा है सारे आर्य समाज, देव समाज, ब्रह्मो समाज, ये सारे करवा रखे हैं। ठीक है, आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। तो आर्य समाज से जुड़े थे और इन्होंने लाहौर में डीएवी कॉलेज ओपन करवाने में भी हेल्प की थी। ठीक है जी, डीएवी स्कूल कॉलेज जो है सब आर्य समाजिस्ट के ही हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के नाम से चलते हैं। एडिटर ऑफ द वंदे मातरम, द पंजाब एंड द पीपल। तो ये न्यूज़पेपर के एडिटर भी थे। कौन कौन से न्यूज़पेपर? वंदे मातरम उस टाइम पे अखबार पे आता था। ठीक है, एक तो वंदे मातरम गीत है वो आप सबको पता है, द पंजाब एंड द पीपल, तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, द पंजाब द पीपल। ठीक है, उसके भी चीफ एडिटर थे लाला लाजपत राय। और स्टूडेंट्स आपको बताइए कि लाला लाजपत राय ने सबसे बड़े लेवल पे पहले तो कांग्रेस लेफ्ट कर देते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं, कांग्रेस पार्टी को, और जो CR दास ने जो स्वराजिस्ट पार्टी बनाई थी उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। और फिर जाके जब भारत साइमन कमीशन आता है तो बहुत बड़े लेवल पे साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में धरने पे बैठ जाते हैं। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचता है उसको रेलवे स्टेशन पे ही काले फ्लैग दिखाए जाते हैं। उस विरोध में वहाँ पर बहुत बड़ी पुलिस बल लगी होती है और वो पुलिस वाले जो है लाठी चार्ज करते हैं जिसमें कि इनके सर पे लाठी लगती है जोर से और फिर बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, देन इनकी डेथ हो गई। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स देखो, गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले। स्टूडेंट्स GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का टाइम पीरियड 1866 में पैदा हुआ है 1915 तक। तो जो GK गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम बताओ। तो गांधी जी इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो गोपाल कृष्ण गोखले भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 के टाइम पे बनारस सेशन में, कांग्रेस पार्टी के सेशन में जो है उस टाइम पे प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, एंड
गोपाल कृष्ण गोखले जो थे 1905 में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट किया था और लोगों तक मैसेज पहुंचाए थे कि सब लोग जो है स्वदेशी आंदोलन को अपनाओ। जितना ज़्यादा लोग स्वदेशी आंदोलन अपनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है कि उतनी जल्दी अंग्रेज देश छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो 1905 में बनारस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1900। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने लेवल पर एक अपनी, आप कह सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब इंडियन सोसाइटी के सर्वेंट्स, इंडियन सोसाइटी को, हमारे समाज को सर्व करने वाले। ठीक है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा गया पहले भी, आगे भी पूछा जा सकता है। आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सरोजिनी नायडू। स्टूडेंट्स, सरोजिनी नायडू जो थी, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर थी। ठीक है, और ये भी कह सकते हो आप कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने वाला है। फर्स्ट वुमेन तो थी एनी बेसेंट, लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन कोई कांग्रेस पार्टी की जो महिला प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू। ठीक है, और इनको नाइटिंगेल का टाइटल दिया गया था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। शी वॉज अ नेशनलिस्ट एंड पोएट फ्रॉम यूपी। उत्तर प्रदेश से थी, बहुत बड़ी नेशनलिस्ट थी, बहुत बड़ी पोएट थी। ठीक है, और यूपी का को पहले अंग्रेजों के टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता था, बाद में उसको उत्तर प्रदेश नाम दे दिया। ठीक है, सो अंडर द गाइडेंस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, फिर से आ गया गोखले जी का नाम। ठीक है, तो गोखले के गाइडेंस में आपकी जो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है, इन्होंने जो है फर्स्ट वुमेन पार्टिसिपेशन इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो गोखले के अगुवाई के अंडर, आप कह सकते हो गोखले जी के सलाह के गाइडेंस के अंडर जो है इन्होंने ये ज्वाइन करती हैं इनको। ठीक है, और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को ज्वाइन करती हैं और इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में जो है अपना योगदान देती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शी पार्टिसिपेटेड इन दांडी मार्च। अब जैसे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहे थे, ठीक है, उसके अलावा जो बाद में सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट हुए थे, दांडी मार्च हुआ था, उन सब में जो है सरोजिनी नायडू ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो अपने जो वुमेन मोर्चा, इन्होंने महिला मोर्चा भी बनाए थे। ठीक है, उस टाइम पे तो शी वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की पहले गवर्नर कौन था? आंसर इज सरोजिनी नायडू। ठीक है, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द फिगर ऑफ डांस, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग्स। ये सब इनकी बुक्स के नेम है। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए, द ब्रोकन विंग किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू ने। द बर्ड ऑफ टाइम किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू ने। द फादर ऑफ डांस किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू ने। एंड द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ये भी इनकी बुक का नाम है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज जो हमने पढ़ा, ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप बार बार देखो, बार बार रिपीट करो। ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। और इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, फिर आप वो PDF भी रीड कर सकते हो और इस वीडियो को बार बार देख के आप इन चीज़ें अपनी क्लियर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।